हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ऋतु परिवर्तन के बारे में। ठीक है, यानी ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। ओके, सूर्य की स्थिति और पृथ्वी की स्थिति किस प्रकार होती है, दिन छोटे रात बड़ी। ठीक है, 6 महीना दिन 6 महीने रात, ये सारे जो कंसेप्ट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे वो देखेंगे 31 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति क्या होती है, जिसे विषुव की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर को शरद विषुव बोलते हैं और 21 मार्च को बसंत विषुव बोलते हैं। ओके, तो इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो आप ध्यान से इसको समझिए। थोड़ा सा ये कंसेप्ट वाला है। देखिए, मैं इस डायग्राम को दिखा दूं आपको। ये डायग्राम हम पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे ये हो गया सूर्य देवता, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या होता है, पृथ्वी इस तरह से घूमती है। तो अपने यहाँ ऋतु परिवर्तन साल में होता है। तो ऋतु परिवर्तन फिक्स है कि किस मंथ में कौन सी मौसम आएगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी की पोजीशन फिक्स होती है। जैसे हम बात करें गर्मी की, तो गर्मी में पृथ्वी की पोजीशन इस तरह से होती है सूर्य से। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी घूमते 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 इस पोजीशन में आ जाती है। फिर यहाँ से घूमते घूमते घूमते, या क्योंकि सूर्य तो स्थिर है, सूर्य यहीं रहेगा, बस पृथ्वी इस तरह से घूमती रहती है। तो सर्दी गर्मी का जो मौसम है अपने आप परिवर्तित होते रहता है। तो जो चारों स्थितियां हैं इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मुख्य रहेगा अपना 21 मार्च। 21 मार्च के बाद सूरज की स्थिति 21 जून, उसके बाद 23 सितंबर, और उसके बाद 22 दिसंबर, फिर वापस 23 मार्च। ये स्थितियां जो चार हैं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और ये यदि आपको समझ में आ गया कि किस पोजीशन में सूरज कैसा रहेगा तो सब कुछ आपको समझ में आ गया। अभी के लिए याद रखिए, 21 मार्च मतलब बसंत का ऋतु है उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून उत्तरी अयनांत कहलाता है। ठीक है, उत्तरी अयनांत सूर्य कहलाता है। 23 सितंबर फिर से विषुव की स्थिति कहलाती है। और 22 दिसंबर ये दक्षिण अयनायन सूरज कहलाता है। उस समय यहाँ ठंडी होती है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में, मतलब जिस मौसम में दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, ठंडी, उस समय उत्तरी में होगी गर्मी, और जिस मौसम में उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी उस मौसम में दक्षिण गोलार्ध में सर्दी होगी। तो ये क्या कंसेप्ट होता है, इन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। लेकिन थोड़ा सा आप उसके पहले एक चीज ये देखें कि ऋतु परिवर्तन का क्या कंसेप्ट है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि पृथ्वी क्या है हमारी, जो ये पृथ्वी है थोड़ा सा ऐसी है, बिल्कुल सीधी नहीं है। ये देखिए, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। तो थोड़ा सा झुकी हुई है, कितना, 23.5 डिग्री। अब पृथ्वी का झुकाव कितना है, इन सबसे संबंधित एक मैं चैप्टर पहले बना चुका हूं, उसको आप देखिए तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कितने का एंगल बनाती है, किस प्रकार से झुकी हुई है। ठीक है, तो ये पृथ्वी झुकी हुई है। इस झुकी हुई होने की वजह से सनलाइट एक जैसी नहीं पड़ती। जब एक जैसी नहीं पड़ेगी तो गर्मी सर्दी भी एक जैसी नहीं रहेगी। तो वही कंसेप्ट है पूरा ऋतु परिवर्तन का। तो पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे झुकी हुई है, इतना तो मैंने बता दिया। जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो एक ही स्थान पर अलग अलग समय में सूर्य की किरणों का झुकाव अलग अलग होता है। देखिए, जो मैंने ऊपर ये डायग्राम दिखाया कि ये सूर्य की जब ये परिक्रमा कर रही है तो ठंडियों में ये वाली पोजीशन होती है। कौन सी, कि देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल क्या है, अंधेरे में है, और साउथ पोल क्या है, उजेले में है। तो ये अलग पोजीशन है। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो देखिए नॉर्थ पोल देखिए आप, बिल्कुल लाइट है, यहाँ पे यहाँ तक लाइट है। और साउथ पोल यहाँ है लेकिन यहाँ लाइट नहीं आ रही, यहाँ तक आ रही, केवल यहाँ तक लाइट आ रही है। ठीक है, ये लाइट वाला पोर्शन है। तो हर मौसम में पृथ्वी की पोजीशन क्या है, सनलाइट कहाँ तक पहुंच रही है, उसी के अनुसार ऋतुएं बनती हैं। वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो एक स्थान पर जब झुकी हुई है तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सनलाइट हर जगह बराबर पड़े, कहीं सनलाइट कम पड़ेगी कहीं ज्यादा पड़ेगी। तो जैसी सनलाइट पड़ेगी उसी प्रकार सर्दी और गर्मी होगी। तो सनलाइट, ठीक है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें किस पे निर्भर करेगी, पृथ्वी के झुकाव पे। ठीक, यानी कि ताप का वितरण बदलता रहता है, हमेशा एक जैसा ताप नहीं रहता। क्यों नहीं रहता एक जैसा ताप, क्योंकि पृथ्वी क्या है, घूम रही है, और दूसरा झुकी हुई है। इन दो वजह से ताप का वितरण पूरी पृथ्वी में एक जैसा नहीं होता। इसी कारण उस स्थान पर गर्मी अथवा सर्दी की ऋतु बन जाती है। जिस स्थान पे गर्मी कहाँ होगी, जहां ताप सूर्य का
अधिक मिलेगा। सर्दी कहाँ होगी? जहाँ सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा। बस यही कंसेप्ट, सूर्य का प्रकाश कम मिल रहा है मतलब सर्दी हो गई, सूर्य का प्रकाश अधिक मिल रहा है मतलब गर्मी हो गई। और अधिक और कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है और झुकी हुई है, तो जैसे जैसे पोजीशन चेंज होंगी वैसे वैसे सनलाइट की मात्रा भी चेंज होती है। जैसे आप ये देखिए, इस लाइन को बोलते हैं हम कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा। 3 लाइन है, ठीक है। कर्क रेखा मतलब होता है 23.5 डिग्री पे, ठीक है। मकर रेखा 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। आप देखिए ये सनलाइट है, यहाँ पे हम मान लेते हैं सूरज है, ठीक है। ये सूरज हो गया, ये सन हो गया। सन की ये लाइट आ रही है येलो कलर में, तो देखिए सन की लाइट जहां पे सीधी पड़ रही है, जैसे यहाँ पे अभी सनलाइट सीधी पड़ रही है, कहाँ पे? एक कौन सी लाइन है? एक कर्क रेखा है। कर्क रेखा में सनलाइट सीधी पड़ रही है, फिर ऊपर को जैसे ही आ रही है उत्तरी गोलार्ध की तिरछी आ रही, कम एंगल पड़ रही, तो जहां 90 डिग्री के एंगल में सनलाइट पड़ेगी वहां गर्मी ज्यादा होगी, वहां सनलाइट ज्यादा पड़ रही है तो गर्मी ज्यादा होगी। और वहीं भूमध्य रेखा में देखिए तिरछी पड़ रही है, 66 का कोण बना रही है। और नीचे मकर रेखा में आओगे तो और कम कोण, और यहाँ साउथ में आओगे तो अंधेरा, क्योंकि सनलाइट अभी केवल आपको देखोगे सनलाइट केवल यहाँ तक पड़ रही है, यहाँ क्या है? अंधेरे है। तो इससे क्या होगा? जहां सनलाइट नहीं पड़ रही वहां रात रहेगी हमेशा, और जहां सनलाइट पड़ रही है वहां दिन रहेगा। तो एक कंसेप्ट आप जान लो। और जहां 90 का एंगल है वहां, जैसे आपने देखा होगा दोपहर में, दोपहर में अधिक गर्मी होती है, अधिक गर्मी होती है। वजह क्या है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, यानी लंबवत होता है, ठीक है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री। तो दोपहर में अधिक गर्मी क्यों लगती है? क्योंकि सूर्य लंबवत रहता है, 90 डिग्री पे सनलाइट पड़ती है और पृथ्वी के नजदीक भी होता है सीधे पड़ने की वजह, तो अधिक गर्मी लगती है। तो यही कंसेप्ट है कि जहां सनलाइट सीधे पड़ेगी वहां गर्मी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि वहां तापमान अधिक बन रहा है। जब तापमान अधिक है, सूर्य का लाइट अधिक है, तो वहां गर्मी होगी। यही कंसेप्ट आपको बार बार ध्यान रखना है, तो मैं आपको आप समझाऊंगा, ठीक है। एक चीज ये देख लो, वही लिखा है, जब लंबवत किरणें पृथ्वी के किसी भाग पर पड़ती हैं तो पृथ्वी का ऊष्मा का अवशोषण अधिक होता है। किसी भी चीज में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका दोपहर है। दोपहर में बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं, 90 के ऊपर कोण रहता है तो ज्यादा गर्मी लगती है। और यही सुबह और शाम की 90 डिग्री नहीं रहता, तिरछा रहता कोण, 60 रहेगा और कम रहेगा, मतलब 90 नहीं रहेगा। 90 नहीं रहेगा तो तिरछी किरणें पड़ेंगी, तिरछी पड़ने से पृथ्वी को कम ऊष्मा मिलेगी तो कम अवशोषण होगा तो गर्मी होगी। ये इसीलिए लिखा है यहाँ पे कि दोपहर अधिक गर्म है, क्योंकि सूर्य की किरणें सतह पर सीधी पड़ती हैं, तथा सुबह एवं शाम कम गर्म होती है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कहने का मतलब ये है, सीधा का मतलब होता है, सीधा पड़ने का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, और तिरछी का मतलब है 90 से कम करना है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा 90 की ओर जाएगा, गर्मी बढ़ेगी। जैसे जैसे एंगल कम होगा, तिरछापन बढ़ेगा, गर्मी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमें कम मिल रहा है। जैसे एक यहाँ पे देखो आप, सनलाइट यहाँ बिल्कुल सीधी पड़ रही है, यदि यदि सनलाइट यहाँ सीधी पड़ रही है तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होगी। सनलाइट यदि यहाँ तिरछी पड़ रही है तो यहाँ गर्मी कम होगी। इसी प्रकार सनलाइट यहाँ तिरछी पड़ेगी तो यहाँ गर्मी नहीं होगी। जहाँ तिरछी पड़ेगी वहां कम गर्मी होगी, जहाँ सीधी पड़ेगी सनलाइट वहां गर्मी अधिक होगी। यही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको, अब हम पोजीशन की बात कर लें, तो पहले हम बात करेंगे 21 मार्च की पोजीशन, ठीक है। जब पृथ्वी की स्थिति यहाँ पे है, सूरज यहाँ पे है, पृथ्वी घूम रही है, 21 मार्च में क्या होता है हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। पहले 21 मार्च की बात करेंगे, फिर 21 मार्च के बाद। तो आप यहाँ पे देखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को विषुव बोलते हैं। इस समय सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। इन दोनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। यानी 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति को विषुव क्यों कहा जाता है, ये आपको समझना है। विषुव इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिन और रात की अवधि बराबर होती है,
सूर्य का प्रकाश, ठीक है, बराबर पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। इसका एक विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ता है, इसको आप समझिए। जो ये डायग्राम दिखाया है ना, ये डायग्राम इसी चीज को दिखा रहा है कि सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। इसका देखो, इसका आपको फायदा क्या है। ये मान लीजिए सूरज है, चलिए ये हमने सन बना दिया, यहाँ से किरणें ऐसे निकल रही हैं चारों तरफ, यहाँ पे विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा में सनलाइट क्या है, सीधी पड़ रही है, ठीक, सनलाइट यहाँ पे सीधी पड़ रही है विषुवत रेखा में। जब विषुवत रेखा में सनलाइट सीधी पड़ेगी तो धूप भी ज्यादा होगी। और इस समय हम कब की बात कर रहे हैं, देखिए आप ये दो डेट बिल्कुल याद रखिए। अभी हम बात कर रहे हैं मार्च और सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर की, यानी इस पोजीशन की और इस पोजीशन की। इस पोजीशन में क्या होता है, दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का जो लाइट होती है एकदम विषुवत रेखा में सीधी पड़ती है और सूर्य विषुवत रेखा के सामने होता है, सामने है, तो जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी रात होगी। अब जैसे जैसे यहाँ से सूर्य आगे बढ़ेगा, अब उसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे 21 मार्च है, अभी सूरज यहाँ पे है विषुवत रेखा पे सीधा है, दिन रात बराबर। अब 21 मार्च के बाद 22 मार्च आएगा, 23 मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून। तो जून तक आते आते सूरज अभी जो विषुवत रेखा के सीधे था, अब वो ऊपर कर्क रेखा के ऊपर आ जाएगा। यानी कि 21 मार्च से 21 मार्च से 21 जून यहाँ तक आते आते सूरज जो पहले विषुवत रेखा में था, अब वो कर्क रेखा में आ गया। विषुवत रेखा से सूरज कर्क रेखा में सीधे पड़ेगा, यानी उत्तरी गोलार्ध की ओर चला आया। जैसे इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ये है, ये जो पोजीशन है सूरज की, ये है आपकी 21 मार्च की। 21 मार्च में विषुवत रेखा में सीधा पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे आप जून की ओर आएंगे सूरज ऊपर को आएगा, ऊपर को आएगा, यानी जून में सूरज कर्क रेखा पे सीधा पड़ेगा। तो 21 मार्च से 21 मार्च में विषुवत रेखा में था और जून में आते आते कहाँ गया, कर्क रेखा में आ गया, यानी और उत्तर की ओर सूरज आ गया। जब सूरज उत्तर की ओर आ गया तो उसको उत्तर आयनांत बोलते हैं, ठीक है। तो ये जून की स्थिति हो गई। जैसे ही जून कंप्लीट होगा फिर से सूरज वापस इसी ओर आने लगेगा और 23 दिसंबर में फिर से विषुवत रेखा के लंबवत आ जाएगा। यानी सूरज ने 2 बार ऐसा किया। कब कब? 21 मार्च को, 21 मार्च में था विषुवत रेखा में और विषुवत रेखा से फिर उत्तर की ओर गया। कब तक गया उत्तर की ओर? 21 जून तक रहा उत्तर की ओर। जैसे 21 जून हुआ फिर वापस आ गए विषुवत रेखा की ओर। 23 सितंबर में फिर से सूरज विषुवत रेखा में आ गया। जैसे ही 23 सितंबर खत्म हुआ, अब विषुवत रेखा से नीचे की ओर आएगा, यानी अब दक्षिण की ओर आएगा। दिसंबर तक दक्षिण की ओर आएगा। जैसे ही दिसंबर खत्म होगा फिर से विषुवत रेखा की ओर आएगा। तो सूरज इस तरह से, मतलब सूरज की लाइट जो है उत्तर और दक्षिण होती रहती है। तो 2 स्थितियां ऐसी साल में आती हैं, साल में ऐसी 2 स्थिति आती हैं, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर, जब विषुवत रेखा पे सूरज लंबवत किरणें पड़ेंगी, जिसको हम बोलते हैं विषुव, जब समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। अभी के लिए आप इसको इतना याद रखिए, ठीक। दिन रात बराबर क्यों होते हैं 21 और मार्च और 23 सितंबर को? क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे कहीं आ जाता है कि शरद विषुव क्या है, तो शरद विषुव यानी कि दूसरा है बसंत विषुव। तो यदि अपने यहाँ की बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो 21 मार्च को क्या होता है? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, इसलिए इसको बोलते हैं बसंत विषुव। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। कब? 21 मार्च को। 21 मार्च में दिन और रात क्या है? दिन बराबर रात। क्यों? क्योंकि सूरज कहाँ है? विषुवत रेखा पर लंबवत है। इतनी चीजें समझ में आई। विषुवत रेखा पे सूरज लंबवत है। इसी प्रकार 23 सितंबर में सेम यही, डे और नाइट क्या है? बराबर होगी। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा में सूरज लंबवत है। तो 23 सितंबर में उत्तरी गोलार्ध में शरद होगी और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 पोजीशन आपको कंप्लीट हुई, एक
21 मार्च की और एक 23 सितंबर की। अब अगले लेसन में हम बात करेंगे 21 जून और 22 दिसंबर की। ठीक है, तो यदि शरद विषुव और बसंत विषुव आपसे आता है तो बिल्कुल आप इनमें कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपको याद ये रखना है, सिंपल सा आपको कंसेप्ट ये रखना है कि ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई विषुवत रेखा, ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई कर्क रेखा। ठीक, और ये हो गया सन। तो सन की लाइट पहले यहाँ पे बिल्कुल सीधी पड़ती है, कब कब सीधी पड़ती है? 21 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को। ठीक, जैसे ही यहाँ पे विषुवत रेखा में 21 मार्च, आप याद रखिए, कहने का मतलब यह है कुल मिला के कि मार्च के बाद सूरज क्या होगा आपका? दक्षिण की ओर आना शुरू हो जाता है। दक्षिण की ओर आने का मतलब ये होता है कि अभी विषुवत रेखा में सीधे किरणें पड़ रही हैं। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई और जून। इन 3 महीने तक सूरज धीरे 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 ऊपर को और यहां तक आता है, कर्क रेखा तक आ गया। कर्क रेखा में आया, लंबवत पड़ा, दिन रात यहां बराबर हुए, उसके बाद फिर वापस होना शुरू होता है। वापस होना कब शुरू होगा? ऐसे, तो वापस होगा जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर में फिर से वापस विषुवत रेखा में आ जाएगा। अब विषुवत रेखा में आ गया कब? सितंबर में। जैसे ही सितंबर में विषुवत रेखा में आया, अब इसके बाद दक्षिण की ओर जाना शुरू करेगा। दक्षिण में आया, ठीक है, 22 दिसंबर को। जैसे ही 22 दिसंबर में यहाँ आएगा, 22 दिसंबर के बाद फिर उल्टा वापस विषुवत रेखा की ओर जाएगा, मार्च में फिर से पहुंच जाएगा। तो ये पूरा सूर्य का ऊपर की ओर जाना उत्तर आयनायन और नीचे को आ दक्षिण आयनायन। तो ये 4 पोजीशन होती हैं उत्तर, दक्षिण और विषुवत रेखा में। उत्तर आयनायन, दक्षिण आयनायन और विषुव की पोजीशन। तो अगले लेसन में हम 21 जून की स्थिति देखेंगे, फिर उसके बाद 22 दिसंबर की स्थिति।